प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो अभी हाल ही में हुई है, तो उसका पेपर का पूरा हल जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसका आंसर ये क्यों है, यानी व्याख्या करते हुए हम हल करेंगे। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद आपकी वार्षिक परीक्षा भी आनी है, तो इसका उद्देश्य ये भी होगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा में यदि ये प्रश्न आते हैं तो आपसे बन जाए और आप उसे समझ करके हल कर सकें। और आगे भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होते ही हैं, तो इसलिए सभी राज्य की परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट ही हैं, तो उन्हें भी यह दिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं। आप बताइएगा कि आपने कितने सही किए, ठीक है ना, और आपका क्या यही सेट था। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प देखते हैं अपन, है ना, सही विकल्प। तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, ठीक है ना। तो ये तो आपको सबसे बन ही गया होगा कि मूल राशि क्या है। तो विद्युत धारा ही मूल राशि है ना। बाकी ये तो सब ऊष्मा, भार, आवेश से व्युत्पन्न राशि है। तो विद्युत धारा मूल राशि है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, डी, है ना। पहले का आंसर हो गया डी। अब दूसरा कहा गया है यहाँ पर कि 1 मीटर प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग यानी ये एक प्रकार से आपको काय का मान मालूम हो गया यू का, ठीक है, तथा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से, यानी इकाई का मालूम हो गया मान आपको ए का, ठीक है, से त्वरित पिंड 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। तो ये टी का मान हो गया। अब 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग क्वेश्चन मार्क है, अंतिम वेग पूछा जा रहा है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, आप जानते ही हैं कि गति का एक जो समीकरण होता है, कौन सा होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें आप मान भर दीजिएगा, उत्तर निकल के बिल्कुल फट से आ जाएगा। u का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए, और समय का t का मान कितना है, 3, तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 1 7, है ना। तो ये क्या आ जाएगा इसका d, ठीक है ना। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, d, है ना। 7 मीटर प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका अंतिम वेग हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में अदिश राशि क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो सबको पता है कि ये सदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि है। और भार भी सदिश राशि, क्योंकि भार हमेशा नीचे की ओर कार्यरत होता है। क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है, हमने वीडियो में बताया कि क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है। तो यहाँ प्रतिबल ही एक ऐसी राशि है जो अदिश है। वास्तव में यह प्रतिबल अदिश राशि भी नहीं है, सदिश भी नहीं है, ये प्रदिश राशि है, प्रदिश है। एक प्रकार से जैसे विद्युत धारा होती है, जिसमें धारा सदिश न होते हुए भी धारा की दिशा बनाना पड़ता है, इसी प्रकार प्रतिबल भी है। तो प्रतिबल तो सदिश तो नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया तो इसको अदिश की श्रेणी में रखेंगे। पर यद्यपि अगर खालिस्तान में पूछा जा रहा है कि प्रतिबल कौन सी राशि है, तो आप लिखिएगा उत्तर प्रतिबल प्रदिश राशि है, ठीक है ना, प्रदिश राशि है, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब तीसरे का आंसर आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बाह्य बल नहीं लगता, बाह्य बल कार्यरत नहीं है, कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी जैसे घर्षण इत्यादि बल हैं जो, वो सब नहीं लग रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा निम्न में से। पहला, गाड़ी का वेग धीरे धीरे कम होगा, नहीं, क्योंकि घर्षण बल ही नहीं लग रहा है, कोई बल ही नहीं लग रहा है बाहरी से ना। फिर गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता रहेगा, नहीं, क्योंकि बाह्य बल कोई कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन गाड़ी चल रही, गतिशील लिखा हुआ है। तो फिर क्या गाड़ी का वेग एक समान रहेगा, जी हाँ, गाड़ी का वेग एक समान ही होगा, क्योंकि न्यूटन के नियम में यही कहा गया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो यह एक समान है, वेग से ही बस चलती जाएगी, ठीक है ना। इसका उत्तर आएगा सी, ठीक है कि नहीं। ये हो गया इसका उत्तर चौथे का। अब देखिएगा यहाँ पर पांचवा देखते हैं, ठीक है। पांचवा देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, पर ज़्यादा कठिन नहीं है, समझिएगा। राधा एक पटाखा चलाकर परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। परवलयाकार मार्ग यानी आप जानते ही होंगे, इस टाइप से जो शेप होता है, इस मार्ग पर फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फट करके, यानी हाईएस्ट बिंदु यहाँ पर जा करके फट करके क्या हो गया, विभाजित हो गया, 2 टुकड़ों में अलग अलग हो गया। तो पटाखे के टुकड़े की गति
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो द्रव्यमान केंद्र का जो मार्ग होता है वही मार्ग का अनुसरण उसके कण भी करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, पर इसका आंसर जो आएगा, समय बच जाए तो मैं बताऊं कि इसका आंसर आएगा पटाखे के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर ही गति करता रहेगा, क्योंकि उनका मार्ग नहीं बदलने वाला। ये ही आएगा, ए उत्तर आएगा। ठीक है, 5वीं का उत्तर क्या आएगा, ए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में लिखा है ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है। तो ताप बढ़ाने के साथ हमने पढ़ाया है, कक्षा में भी पढ़ा है इसको। ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता तो घटती है, लेकिन गैसों की श्यानता बढ़ती है। यानी क्या उत्तर आएगा, द्रवों की श्यानता घटती है और गैसों की बढ़ती है। इसका रीज़न भी है ना, इसका रीज़न है। अब आप देखिएगा डिटेल में, क्योंकि गर्म करेंगे तो ताप बढ़ जाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। और उसमें जैसे शहद को आपने गर्म कर दिया तो आसानी से पिघल करके फ्लो होने लगा, तो यानी उसकी श्यानता घट गई। लेकिन गैसों में अपोजिट होता है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है इस कारण से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर लिखा है किसी क्षण वस्तु का खाली स्थान, उस क्षण स्थान समय ग्राफ। हमको इस पे देखिए, इस पे कई विद्यार्थी भ्रमित हुए कि स्थान समय ग्राफ क्या है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, स्थान समय ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ है ना। तो कई बार ऐसे प्रश्न में ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएं। तो कुछ नहीं कहा गया। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता काय के बराबर होती, तो हर बच्चे को याद है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती, खाली स्थान में वेग ही आएगा। इस शब्द के कारण कुछ विद्यार्थी हो सकता है कंफ्यूज हुए हों, है ना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बंदूक से दागी गई गोली का पथ कैसा होता है। तो कुछ लोग इसमें सीधी लिख दिए हैं, सीधा होता है। नहीं, देखिए कोई भी वस्तु यदि गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, यानी बिल्कुल ऐसे पर फेंकते अपन ऊपर, इसके अतिरिक्त कोई अन्य दिशा में फेंके, चाहे कोण बनाते हुए फेंके, चाहे स्ट्रेट फेंके, आखिर ग्रेविटी नीचे कार्य करेगी तो झुकता हुआ ही आएगा। तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, है ना। यानी बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होगा, क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी के कार्य तो करेगी ही। फिर तीसरा पॉइंट है कि घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये संरक्षी कार्य के अंतर्गत आता है, तो शून्य होएगा, है ना यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट है घूर्णी गति में द्रव्यमान। घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि क्या होती है। तो जैसे रेखी गति में जो द्रव्यमान का जो महत्व होता है, घूर्णी गति में जड़त्वाघूर्ण का महत्व होता है, आपको पता ही है, तो खाली स्थान में आएगा जड़त्वाघूर्ण। फिर 5वां पॉइंट कहा गया है किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा ही है। अब यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध दिया गया है, पूछा गया है। तो आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, तो खाली स्थान में 3 आएगा। आप जानते होंगे कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक 1:2:3 में रहते हैं ना। तो उसी सूत्र के अनुसार जब देखेंगे तो आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, खाली स्थान में आएगा 3। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है ना, सही जोड़ी। तो हम यहाँ पर देखिएगा, समझ लो ये प्रश्न है, यहाँ पर इसके मतलब इसमें से अपन को मैच करके अपन को सही उत्तर लिखना है। हमने सही उत्तर यहाँ लिख दिए हैं। तो देखिए इसमें कुछ तो थोड़ी से कठिन भी है, कुछ सरल भी है, पर अगर आप समझ करके करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर देखा गया है, यहाँ से शुरुआत करूँ क्योंकि सरल पहले टिक कर लेते हैं तो फट से बन जाता है। तो आयतन प्रसार गुणांक को काय से दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। तो इसमें आ गया ई, ठीक है, इसमें आ गया ई, ठीक है। फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये सूत्र ही होता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का ये सूत्र होता है, ठीक है, सबको पता हो गया, ठीक है। अब इसके बाद श्यानता, तो श्यानता का एक मात्रक पॉइज भी होता है ना, तो इसलिए इसमें किया आ जाएगा PAS यानी पॉइज हो गया, ठीक है। और बर्नौली प्रमेय
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इतने तो बिल्कुल क्लियर बन रहे होंगे सभी विद्यार्थी से। अब यहाँ पर लिखा है जलीय संपीड़न, यानी एक प्रकार से संपीड्यता पूछ रहा है। तो संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का अपोजिट होता है, तो इसलिए इसमें आएगा k की घात ऋण 1। और गेज दाब यानी एक प्रकार से दाबांतर पर आधारित युक्ति है, जिससे अपन प्रेशर वगैरह नापते हैं चकों में, टायरों में, है ना। तो वो क्या आ जाएगा सूत्र, जो दाब माइनस जो वायुमंडलीय दाब में से प्रेक्षित दाब घटाए तो वो दाबांतर जो आएगा ये आएगा, कुल मिलाकर के C आएगा इसके सामने, ठीक है। तो ये हो गया। और प्यारे विद्यार्थियों, और डिटेल में जाना चाहते हैं तो क्लास 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट पर देखिएगा, वीडियो उपलब्ध है, आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। और मतलब फिजिक्स के अलावा हमने सभी विषयों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो दे दिए हैं। यद्यपि उनमें से कुछ वीडियो पिछले वर्ष के भी होंगे, पर चूँकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो आते हैं वह हर साल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप उन्हें अवश्य देखें, बहुत बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प मिलेगी। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपके में यही सेट आया था कि दूसरा आया था, और आपने कितना किया। निराश नहीं होना, अभी समय है, वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी करेंगे तो आगे भी बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान इतना होता है, खुद उसने बता दी कि इतना मान होता है। अब कहा इस मान में सार्थक अंक की संख्या क्या होगी। देखिए इसमें शून्य उन्य की तो कोई झंझट ही नहीं है, तो सीधी सीधी सार्थक अंक हमारे ख्याल से 1 2 3 4 5 इसको गिन देंगे तो ये 5 सार्थक अंक हो गए। और आप बताइएगा, फिर इसमें देखिएगा दूसरा जो लिखा है, कोई त्वरित गति परवलयाकार होती है। कोई भी त्वरित गति परवलयाकार कब होती है, दो कंडीशन है। पहला, उसको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर यानी जैसे पेन है इस दिशा से भिन्न, इस दिशा से भिन्न, यानी इसको छोड़ करके किसी एंगल से फेंका जाए ऐसा, या कि फिर क्षैतिज ही फेंका जाए। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, लेकिन कैसी किसी कंडीशन में फेंका जाए, गुरुत्व के अधीन फेंका जाए, यानी गुरुत्व के अधीन गति करे, तभी उसका पथ परवलयाकार होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी तभी तो झुकेगा वो। तो इसमें क्या लिखेंगे आप उत्तर, कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न गुरुत्व के अधीन गति करे तब उसका पथ परवलयाकार होगा, ठीक है कि नहीं। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि बल F को दर्शाया गया 3I + 4J और विस्थापन को दर्शाया गया है 5I + 4J। अब कहा गया है इसमें कार्य कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, और कार्य अदिश राशि है, तो इसलिए ये जो मैं बताऊं, यहाँ ये सूत्र लगेगा W = F.D। F.D ये वेक्टर लगा दिए, तो F का मान आपके पास कितना है, देखिए 3I + 4J, ये F का मान है। डॉट, ये अदिश गुणा के लिए डॉट लगाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का कितना मान है, 5I + 4J ये। अब इसमें आपको क्या कर देना, गुणा। तो डॉट गुणा में आप जानते हैं I का I से या J का J से गुणा होता है, बाकी गुणा तो शून्य हो जाते हैं। तो I के गुणांक का गुणा यानी 5 का गुणा 3 में हुआ तो 5 × 15 हो गया, और I² बन के 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आया, और प्लस 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 × 4 = 16, तो कितना हो जाएगा, 15 और 16 31, 31। लेकिन यहाँ कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल लिखना चाहिए, पर यहाँ जूल कब लिखते, जब यहाँ पर इनके भी मात्रक दिए होते, बल का मात्रक न्यूटन इत्यादि, है ना। तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 31 इकाई, 31 इकाई, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 31 इकाई, ठीक है। फिर चौथा देखते हैं, यहाँ पर लिखा वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, क्या कहलाएगा, तो द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, है ना। गुरुत्वीय आघूर्ण, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण शून्य होता है, थोड़ी मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन है, कहीं गुरुत्व केंद्र ना हो, देख लीजिएगा, पर द्रव्यमान केंद्र लग रहा है मेरे को यहाँ पर, है ना। क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण शून्य हो जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र मैं बता रहा हूँ, आप और टैली कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये 5वां, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो भाई इसको तो अगर बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत कम है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है,
इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं। पर थोड़ी सा आप 11वीं कक्षा में पहुँचे थे, थोड़ी सी इसको बढ़ा के लिखेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है तथा पलायन वेग भी गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल मान यानी RMS वेग से बहुत कम है। चंद्रमा पर पलायन वेग भी बहुत कम है गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग से, अतः गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर नहीं ठहर पाते, वो पार कर जाते हैं। ऐसा आपको लिखना है वायुमंडल न होने का कारण, ठीक है ना। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। इसमें इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। अब पांचवा क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य बताना है, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कहाँ होता है। त्वरण हमेशा वेग के लंबवत केंद्र की ओर होता है, जिसको आप अभिकेंद्र त्वरण भी आप कहते हैं, ठीक है। तो ये कथन सत्य है, लंबवत ही होता है हमेशा, क्योंकि जैसे मार्ग में ऐसे घूम रही है तो ऐसे ये लंबवत ही होगा, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो ये लंबवत, ये कथन सत्य है। फिर दूसरा लिखा पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के कार्क पर नेट बल का मान mg होगा। नहीं, नेट बल का मान 0 होगा, जब ही तो भाई वो तैर रही है ना। जितना कार्क ने नीचे बल लगाए, प्रतिक्रिया बल भी उतना लगा, तो नेट बल 0 हो गया ना। उत्प्लावन बल भी उतना, सब कुछ टोटल मिला करके नेट बल का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें शून्य स्थिति ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है। देखिए, शून्य स्थिति ऊर्जा कहाँ होती है, अनंत पर होती है ना, अनंत पर होती है। तो अब भाई बिंदु का चयन अनंत पे कहाँ, स्वैच्छिक ही तो होगा। जहाँ से आप गणना करना चाह रहे हैं वहीं पर बिंदु रख दिए, वहीं से गणना हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये कथन मेरे को सत्य प्रतीत होता है। फिर चौथा लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। हाँ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, मार्ग पर नहीं करता है। यह संरक्षी बल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य होगा, ठीक है। फिर लिखा है रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए, आपने पढ़ा होगा रबर और लोहा में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है, रबर और स्टील में। तो अब स्टील को हटा करके तांबा कर दिया गया, तो कोई उसमें दिक्कत थोड़ी नहीं। रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, तो कथन असत्य हो गया, तांबा अधिक प्रत्यास्थ है ना। ये हो गया आपके मतलब सत्य असत्य, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर थोड़ी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, और मैं अब अगले वीडियो पर डिटेल में और अच्छे से भी इनको अगर आप कहेंगे तो हल करके एक एक करके बता दूंगा। ये देखिए छठवां क्वेश्चन, इसमें कुछ इस प्रकार आया था, है ना, छठवां क्वेश्चन, और ये सरल था, ये भी कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर भी लिखिए एक समान गति के लिए xt यानी स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ का नमूना सिर्फ ग्राफ भर बनाने के लिए कहा गया है। फिर ये क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है, ये कितने बार प्रश्न बताया गया है ना। ये मतलब यहाँ पर देखते जाइए, ये प्रश्न आप देख लें, क्योंकि जिन राज्यों में परीक्षा नहीं हुई तो वो इनको देखेंगे ना, तो उनको एक आइडिया मिलेगा। ये सभी इम्पोर्टेंट है सदिशों के लिए। सदिश गुणा का कोई 2 उपयोग लिखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ देखिए दो उपग्रहों की उनके ग्रह से दूरियां 1:4 है, परिक्रमण काल में क्या अनुपात होगा। केपलर के नियम से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, केपलर के नियम से आ गया हो गया। और फिर यहाँ पर ये भी देखिएगा, सरल ही है, हुक का नियम कितना सरल है, कॉमन चीज़ है। पॉइसन अनुपात किसे कहते हैं, है ना। फिर किसी द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, स्टोक नियम क्या है। अब यहाँ पर थोड़ी सा ये तथ्यात्मक क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन का जो अथवा है ना, 12वां क्वेश्चन का अथवा है कुछ इस प्रकार से है कि कारण स्पष्ट कीजिए कि सर्दियों में कि सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है, यानी बिल्कुल मॉर्निंग पर अपन जल इस्तेमाल करते हैं तो गर्म रहता है, जबकि दोपहरों में वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है ना। ये चीज़ हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें फिर यहाँ पर देखते हैं 13वां क्वेश्चन, इसमें ये कहा विमीय विश्लेषण विधि से इसकी शुद्धता की जांच करना है। ये प्रश्न भी सरल ही है कुल मिला करके। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखिएगा फिर यहाँ पर ये सरलोला की प्रभावकारी लंबाई L द्रव्यमान mg पर निर्भर करती है। कितना सरल है इसको सिद्ध करना। T बराबर आप जानते होगे, T बराबर 2 पाई
√L/G। इसको क्या करना है, सूत्र को व्युत्पन्न करना है, निकालना है विमीय विधि से, ठीक है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वार्षिक की दृष्टि से भी। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण हेतु सूत्र है ना, आघूर्णों का सिद्धांत दर्शाइए। फिर यहाँ पर ये प्रश्न भी देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और आया भी इसमें, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। सभी प्रश्न तो एक प्रकार से देख रहे हैं कि जो सिलेक्टेड हैं वही तो आए हैं, और हमने जो वीडियो में बताए थे ना क्लास 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। भाई यहाँ पर देखिए दो स्थिति, एक सतह पर, एक गहराई पर, एक ऊंचाई पर, तो गहराई और ऊंचाई में एक स्थिति जरूर आती है ना। फिर यहाँ पर ढाल पर सड़क बंकित क्यों बनाई जाती है, और बंकित सड़क पर कार की गति है तो सूत्र याद करना, ठीक है। फिर संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर पूछा, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन पेपर अच्छा ही है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए 18वां क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ये 18वां का अथवा और दोनों न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल भी करना बहुत ज़रूरी होता है, आजकल पेपर में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं। 19वां क्वेश्चन है ना, तने हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा हेतु सूत्र पूछ दिया। फिर यहाँ पर क्या है, तनन प्रतिबल के अंतर्गत प्रतिबल विकृति ग्राफ बनाइए, व्याख्या कीजिए और वक्र के आधार पर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। थोड़ी सा नया सा क्वेश्चन बनाया था, प्रत्यास्थ पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण, है ना, नया तो नहीं है पर हाँ ये कम आया करता था, प्लास्टिक आचरण, प्रत्यास्थता सीमा, स्थायी निरूपण, ग्राफ के अंतर्गत से देना है ना, परिभाषा नहीं देना है। और 20वां क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्षिक की दृष्टि से भी, है ना, कौन सा, बर्नौली का प्रमेय लिखिए, इसका निगमन कीजिए। और फिर ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपयोग आ गया, बहिस्राव वेग क्या है, टॉरिसली का नियम लिखिए, बहिस्राव वेग हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए वगैरह। तो कुल मिलाकर के पेपर हमने देखा कि ओवरऑल सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाँ कुछ ऑब्जेक्टिव और जो सही जोड़ी है वो थोड़ी सी नई सी दिखी, थोड़ी बना करके, बाकी जो 2 और 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने पेपर कैसा किया। प्यारे विद्यार्थी, थैंक यू, बाय, जय हिंद।